तो आज के वीडियो यहाँ पे 16 नंबर का वीडियो होने वाला है। कितने नंबर का? 16 नंबर का वीडियो है। वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। बहुत ही शानदार, मैं डेली 100 प्रश्न कर रहा हूँ आप लोग को बेसिक टू चीज़ें को समझाने के लिए, पूरे थ्योरिकल चीज़ों को समझाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को प्रतिदिन देखते होंगे सुबह 7 बजे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग देखते होंगे। दूसरी चीज़ें, जो भी लोग एएनएम के ग्रुप में जुड़ना चाहती हैं, आप एएनएम के ग्रुप में जुड़ सकती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे मैं इसका पीडीएफ और सारे चीज़ डालता रहता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोग वहाँ पे जो है जुड़ सकती हैं, जो भी लोग हैं। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है। आज डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं। स्टरलाइजेशन का उद्देश्य क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक होता है स्टरलाइजेशन और एक होता है डिसइंफेक्ट। स्टरलाइजेशन में कीटाणु को यानी सूक्ष्म जीवों को जड़ सहित समाप्त किया जाता है। डिसइंफेक्ट में जड़ सहित समाप्त नहीं किया जाता है, सिर्फ यहाँ पे रोकथाम किया जाता है, वृद्धि को कम किया जाता है। ठीक है, तो स्टरलाइजेशन का उद्देश्य होता है सभी सूक्ष्म जीवों को पूर्ण तरीके से नष्ट करना। ठीक है, पल्स रेंज कितना होता है? 60 से 100 प्रति मिनट होता है पल्स का रेंज। तो बीपी मापने वाला यंत्र को स्फेग्नोमैनोमीटर कहते हैं। बीपी मापने वाला यंत्र को नवजात शिशु के पहला टीका जो लगता है बीसीजी का होता है, सबको पता है। ठीक है ना, ईसीजी में पी वेव क्या होता है? ईसीजी में पी वेव क्या दर्शाता है? ईसीजी जो होता है उसमें जो पी वेव होता है वह क्या दर्शाता है? तो पी वेव आर्टीरियल डीपोलराइजेशन को दर्शाता है, आर्टीरियल डीपोलराइजेशन को दर्शाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे सीपीआर में दबाव गहराई कितना होता है? तो सीपीआर में जो दबाव देना चाहिए 5 से 6 सेंटीमीटर दबाव जो है देनी चाहिए। ठीक है ना, आगे है डी एंड सी कब करते हैं? इसे डी एंड सी या इसे डीएनसी भी कहते हैं। डी एंड सी होता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो डी एंड सी जो होता है अनियमित रक्तस्राव और गर्भाशय संबंधी समस्याओं में डी एंड सी किया जाता है। डी एंड सी का इस्तेमाल आपको जो है गर्भपात के बाद जो भी अनियमित रक्तस्राव होता है या गर्भाशय से संबंधित समस्या होता है, तो उसमें डी एंड सी प्रोसीजर किया जाता है। ओके, अपगार स्कोर जन्म के 1 से 5 मिनट पर जो है हम लोग करते हैं। ठीक है ना, अपगार स्कोर इतने समय में जन्म के करते हैं। फोटोथेरेपी का क्या उपयोग होता है? तो फोटोथेरेपी के उपयोग होता है नवजात शिशु में पीलिया जो होता है जॉन्डिस, उसके उपचार के लिए। ओसीपी में हार्मोन होता है। ओसीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल कंट्रासेप्टिव पिल। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होता है। इसमें जो हार्मोन होता है वह एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों हार्मोन होता है। ठीक है, जो क्या करता है आपको कि ओवुलेशन को रोकता है। ठीक है ना, ओवुलेशन को रोकता है और आपके थिकनेस म्यूकस बढ़ाता है, जिससे जो स्पर्म होता है जाकर म्यूकस में ही अटक जाता है, वह अंदर नहीं जा पाता है। इंट्राडर्मल इंजेक्शन का जो साइट होता है, इंट्राडर्मल यानी त्वचा के नीचे, तो त्वचा के नीचे जो साइट होता है वो त्वचा के नीचे होता है इंट्राडर्मल का। डायबिटिक में ज़रूरी जांच क्या है? तो डायबिटिक वाले मरीजों में ज़रूरी जांच जो होता है ब्लड शुगर का होता है। एक आपका HbA1c जांच होता है, समझ गए। एनीमिया में कमी किसकी होती है? तो एनीमिया में रक्त की कमी होती है, मीन्स आयरन की कमी होती है। ओके, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जन्म 12 मई 1820 को हुआ था, आप लोग को पता है। टीपीआर में आर क्या है? तो टीपीआर में आर दर्शाता है रिस्पायरेटरी रेट को। टीपीआर में टी होता है टेम्परेचर, पी होता है पल्स, आर होता है रिस्पायरेशन। ठीक है, आईएम इंजेक्शन का साइट कौन सा है? तो आईएम इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर होता है, जो 90 डिग्री के एंगल पर लगता है। ओके, और इसका जो साइट होता है मांस का डेल्टॉइड मसल्स या ग्लूटियल्स मसल्स होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मलेरिया का परजीवी प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, मलेरिया का कारण। ओके, आगे है स्किज़ोफ्रेनिया पॉजिटिव सिम्टम्स क्या है? यह एक मानसिक रोग है और किसी को स्किज़ोफ्रेनिया अगर होता है, जो कि एक गंभीर मानसिक रोग है, तो इसमें लक्षण दिखते हैं हैलुसिनेशन और डेलूजन, यानी इसमें व्यक्ति को सेंसरी में भी गलत चीज़ें पहचान में आता है और इसमें थॉट और परसेप्शन दोनों का गलत जो है व्यक्ति में आता है आभास। ठीक है ना, इसमें फॉल्स परसेप्शन भी होता है और साथ में आपका फॉल्स थॉट का भी समस्या आता है, समझ गए।
बीएमआई मापता क्या है? तो बीएमआई मापता है, बीएमआई का फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स होता है, जो मापता है वजन और ऊंचाई के अनुपात। यानी एक व्यक्ति का ऊंचाई जितना है उस हिसाब से वजन है या नहीं है, या उससे ज़्यादा है या उससे कम है, इस चीज़ को बताता है बीएमआई। ओके। ओआरएस का पूरा नाम है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। क्या नाम है? ओ फॉर ओरल, आर फॉर रिहाइड्रेशन, एस फॉर सॉल्यूशन। ओके। आगे मैं बढ़ता हूँ। कोल्ड चैन का क्या मतलब होता है? तो कोल्ड चैन, कोल्ड मतलब होता है ठंडा और चेन मतलब होता है श्रृंखला, यानी ठंडिक श्रृंखला यानी शीत श्रृंखला। ठंडा को शीत बोलते हैं ना, और चैन मतलब श्रृंखला यानी शीत श्रृंखला। इसका मतलब होता है वैक्सीन को ठंडा रखने के लिए, वैक्सीन को आवश्यक तापमान जो चाहिए उस तापमान को बनाए रखने के लिए कोल्ड चैन का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए? और कोल्ड चैन जो होता है आराम से किसी भी गाड़ी में आराम से जो है जा सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल चैन बनाकर रखा जाता है। यूनिवर्सल प्रिकॉशन उद्देश्य क्या होता है? यानी यूनिवर्सल प्रिकॉशन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है संक्रमण पर नियंत्रण पाना। बीएलएस बेसिक लाइफ सपोर्ट जो होता है, सीपीआर अनुपात एक व्यक्ति में कितना होता है? सीपीआर में अनुपात 30 होता है, 30 प्रेशर 2 वेंटिलेशन। ओके। स्टरलाइज वस्तु छूने पर क्या हो जाता है? तो अगर आप एक साफ सुथरी स्टरलाइज वस्तु को हाथ से छू देते हैं तो वह कंटिमिनेशन हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसीलिए कभी भी अगर कोई वस्तु स्टरलाइज हो चुका है तो उसको खुली हाथों से नहीं छूनी चाहिए, और जिस साइड से उस वस्तु से अगर प्रोसीजर होना हो उस साइड से भी हम नहीं छूते हैं। जैसे हमको अगर किसी को इंजेक्शन देना हो तो जो आगे नुकीला सिरिंज का जो पार्ट है उसको हम छूते हैं? नहीं छूते हैं, उसको हमेशा ढक के रखते हैं, क्योंकि वो मरीज के अंदर जाने वाला पार्ट है। छू देंगे दूषित हो जाएगा, हो सकता है इन्फेक्शन अंदर चला जाए। तो इसलिए कभी भी स्टरलाइज वस्तु को खुली हाथों से नहीं छूना चाहिए, वरना वो भी दूषित हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, पता होना चाहिए। ओडीमा का संकेत क्या है? ओडीमा को हम लोग एडिमा के नाम से भी जानते हैं, और यह सूजन को बताता है, शरीर में किसी भी भाग को सूजन को बताता है। एडिमा में फ्लूइड रिटेंशन का समस्या होता है, यानी शरीर में फ्लूइड का जमाव हो जाता है और वहाँ पे सूजन होने लगता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें होता है। आगे है फॉलिक कैथेटर का क्या उपयोग है? तो जो फॉलिक कैथेटर हम लोग लगाते हैं मरीज को मूत्र निकासी के लिए, तरल चीज़ निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैथेटर का। समझ गए? टिटनेस का कारण क्या होता है? तो टिटनेस एक संक्रामक रोग है जो पैर के नीचे वाले एरिया से आपको दूषित मिट्टी, गंदगी चीज़ों से शरीर के हिस्से, नीचे वाले हिस्से से शरीर में प्रवेश कर जाता है घाव के रास्ते। इसीलिए लोग कहता है कि अगर घाव हो गया है, कट फट गया है, तो आप जो है मिट्टी से खुले पैर ना चले, जंग वाले सामान से दूर रहे, क्योंकि आपको घाव के रास्ते उसका कीटाणु प्रवेश कर सकता है। समझ गए ना? तो टिटनेस जो होता है क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी नामक जीवाणु के कारण होता है। ओके। ग्रेविडा बनाम पारा का क्या मतलब होता है? देखिए, एक होता है ग्रेविडा और एक होता है पैरा। ठीक है ना? तो ग्रेविडा होता है गर्भों की संख्या और पैरा होता है जीवित जन्म। यानी ग्रेविडा गर्भों की संख्या जो दिखाता है, ठीक है ना, और पारा होता है जीवित जन्म की संख्या। समझ गए ना? जैसे प्राइमरी ग्रेविडा, जैसे प्राइमरी पारा। तो ये सब बताता है। ग्रेविडा जिसके भी लास्ट में देख लीजिएगा वह गर्भों की संख्या बताएगा, और पारा जो होता है वह जीवित जन्म की संख्या को बताता है। आगे है यूटीआई का लक्षण क्या होता है? तो यूटीआई का फुल फॉर्म होता है अपर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूटीआई का फुल फॉर्म यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र नली का संक्रमण। इसका लक्षण होता है जब मूत्र नली में संक्रमण होता है तो इसका लक्षण अपन देखता है पेशाब में जलन होता है। समझ गए? पेशाब आपका जो है यूरिन जो है येलो कलर का पीलापन होने लगता है। समझ गए? बार बार यूरिन त्याग करने का इच्छा होने लगता है, लगने लगता है, जब आपका इन्फेक्शन होता है यूटीआई में। तो ओके। सबसे बड़ा अंग त्वचा है, सबको पता है। कोमा में प्राथमिकता क्या होता है? अगर कोई पेशेंट शॉक लग गया, कोमा में चला गया, तो उसमें प्राथमिकता क्या होता है? एयरबेस सुरक्षित करना। तो कोमा वाले मरीजों को सबसे प्राइमरी केयर होता है कि आप उसके जो वायु मार्ग है उस वायु मार्ग को सुरक्षित करें, वायु मार्ग को खोलें ताकि वो श्वसन की क्रिया कर सके।
आगे है ओरल दवा का लाभ क्या होता है, यानी मुंह से जो दवा देते हैं उसका क्या लाभ होता है। तो मुंह से दवा जो दिया जाता है उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है और यह सरल आसान होता है और एकदम सुरक्षित रास्ता होता है, समझ रहे हैं ना। सबसे आम कैंसर कौन सा है, तो सबसे आम कैंसर का प्रकार है, कॉमन कैंसर का टाइप वो स्किन कैंसर होता है। क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, समझ गए। आगे मैं बढ़ूँ यहाँ पे, तो एपिस्टैक्सिस का मतलब नक्सीर होता है। एपिस्टैक्सिस का मतलब नक्सीर यानी नाक से रक्तस्राव होना। नेफ्रॉन किसकी इकाई है, तो किडनी की इकाई है। किडनी में आपका क्या होता है, नेफ्रॉन छनने का काम करता है। हाइपरटेंशन से पहला प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो देखिए हाइपरटेंशन से आपका हाइपरटेंशन रक्तचाप जो बढ़ता है तो उससे पहला प्रभावित अंग आपका किडनी होता है। किडनी सबसे पहले प्रभावित होता है। स्पुटम कलेक्शन का सही समय क्या है, मान गए आप किसी के टीबी के जांच करने वाले हैं, तो टीबी के जांच में जो हम स्पुटम लेते हैं तो किस समय का स्पुटम लेते हैं, तो सुबह के समय का जो स्पुटम होता है, फर्स्ट स्पुटम काफ़ी जो है प्रभावित करता है वो आपके जांच को, समझ गए। इसीलिए स्पुटम कलेक्शन सुबह के समय लिया जाता है। आयरन रिच खाद्य पदार्थ कौन सी है, तो हरी सब्जियां है, गुड़ है, ये सब आयरन जो है रिच पदार्थ है। कोल्ड एप्लीकेशन का उद्देश्य क्या होता है, मान गए आप किसी को कोल्ड एप्लीकेशन देते हैं, मतलब ठंडक देते हैं, शीत प्रदान करते हैं, जैसे बर्फ़ के टुकड़ा ले लिए या कोई ठंडा चीज़ लेकर आप किसी को सेक रहे हैं, सेकाई कर रहे हैं, तो उसका क्या काम होता है, क्या उद्देश्य होता है, तो कोल्ड स्पॉन्जिंग का मतलब होता है वो सूजन और दर्द को कम करता है। अगर किसी को मोच वगैरह आ गया है पैर हाथ में तो आप उसको बर्फ़ के टुकड़े से सेकाई कीजिए तो सूजन को कम करता है, दर्द को कम करता है, ठीक है। आईयूडी का पूरा नाम क्या है, तो आईयूडी इंट्रा यूटेरिन डिवाइस होता है, इसको याद रखना है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ओके। पैलिएटिव केयर का उद्देश्य क्या है, तो पैलिएटिव केयर का मतलब होता है कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, ठीक है ना। पैलिएटिव केयर यह वैसे व्यक्तियों की देखभाल होती है, खासकर जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन और ज़्यादा, जिनके बीमारी ठीक तो नहीं हो सकता है या उनको हम नहीं पूर्णतः सही कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जीवन जीने की जो गुणवत्ता है उसको बढ़ा सकते हैं, यही पैलिएटिव केयर होता है, समझ गए। नोजोकोमियल इन्फेक्शन कब होता है, तो भर्ती के 48 घंटे के बाद जो है आपको नोजोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि यह अस्पताल से होने वाला संक्रमण है, नोजोकोमियल संक्रमण। तो अस्पताल में भर्ती के 48 घंटे के बाद जो है ये दिख सकता है अगर किसी को हुआ है तो। डिस्पेनिया का अर्थ क्या होता है, डी फॉर डिफ़िकल्ट होता है, डी फॉर डिफ़िकल्ट होता है, और पीनिया का अर्थ श्वसन से होता है। तो अगर किसी को सांस लेने में कठिनाई हो तो उसे हम जो है सांस लेने में तकलीफ़ को डिस्पोनिया बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का कारण क्या है, तो हमारे बॉडी में खनिज तत्वों की कमी कब होती है, जब बहुत ज़्यादा उल्टी हो जाए, दस्त हो जाए, शरीर निर्जलीकरण हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए, तो उसी जल के साथ में बहुत सारे जो हमारे ज़रूरी तत्व है बॉडी को वह भी निकल जाता है और फिर व्यक्ति को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पर देखते होइएगा कि व्यक्ति को NaCl, ठीक है ना, और जो है उसके बाद आपको आइसोटोनिक वगैरह दिया जाता है, क्योंकि उसमें आपका जल और नमक सब होता है बॉडी को डिहाइड्रेट जो है दूर करने के लिए, समझ गए। स्टरलाइज ग्लोव कब पहने, तो जहाँ भी स्टरलाइज आ जाए समझ जाइए वह संक्रमण मुक्त होगा। स्टरलाइज का मतलब संक्रमण मुक्त होता है, तो संक्रमण मुक्त ग्लव्स कब पहनते हैं, तो इन्वेंसिव प्रोसीजर में, जब कुछ ऐसे प्रोसीजर मरीज के साथ करना हो तो हम जो है स्टरलाइज ग्लोव्स पहनते हैं। डीप ब्रीदिंग लाभ, डीप ब्रीदिंग यानी गहरी सांस लेने का क्या लाभ होता है, तो फेफड़ों की क्षमता बढ़ता है, फेफड़ा का जो कैपेसिटी होता है लंग्स का, डीप ब्रीदिंग करने से यानी गहरे सांस लेने से क्षमता बढ़ता है। एंटीसेप्टिक का क्या कार्य है माय डियर, तो एंटीसेप्टिक, चूँकि एंटीसेप्टिक यानी यह क्या करता है, संक्रमण को रोकता है। एंटीसेप्टिक बेसिकली इस्तेमाल करते हैं जैसे घाव वगैरह, कटे फटे जगहों पर जो है हम इसका इस्तेमाल करते हैं साफ़ सफाई, संक्रमण से रोकने, सूक्ष्म जीवों को वृद्धि से रोकने के लिए, ओके। एंटीसेप्टिक में जैसे आता है आपका सेवलॉन हो गया, जैसे आपका हो गया डिटॉल हो गया, पोविडोन हो गया, समझ गए ना, ये सब जो है आपका एंटीसेप्टिक होता है, ओके।
डेंगू होने पर क्या लक्षण होता है माय डियर? तो डेंगू होने पर तेज लक्षण होता है, ब्लीडिंग भी हो सकता है, साथ में जो है वीकनेस तो होता ही है, ये सारे चीज़ होता है, प्लेटलेट कमने लगता है, तो ये सब लक्षण दिखाई देने लगता है। एनाफाइलेक्सिस का क्या उपचार है? मैंने आपको बताया था कि जब मरीज को एनाफाइलेटिक शॉक लगता है तो उसे एड्रेनाइल दिया जाता है, ठीक है ना, एड्रीनेलिन दिया जाता है IM इंट्रामस्कुलर के माध्यम से। ओके, मैं मैंने आपको बताया था एनाफाइलेक्सिस क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। CPR में हाथ की जगह कहाँ होता है? तो जब हम CPR देते हैं तो हाथ किस जगह होता है? स्टर्नम के बीच में होता है, यानी जो स्टर्नम जो छाती की हड्डी है वहाँ पे स्टर्नम के बीच में होता है। ओके, ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है? तो काला होता है और सफ़ेद सीरा जो है सफ़ेद होता है। मान के आपसे एग्जाम में पूछ दे कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है काला होता है, लेकिन ऊपर के सिरा कैसा होता है? तो सफ़ेद होता है। समझ गए? फ्रैक्चर में प्राथमिक कदम जो होता है, यानी किसी को अगर हड्डी टूट जाए, फ्रैक्चर हो जाए, तो फर्स्ट एड क्या होता है? इमोबिलाइज। इमोबिलाइज मतलब जो भी ऑर्गेन फ्रैक्चर हुआ है उसको स्थिर कीजिए, ऐसा नहीं कि मोबिलाइज करिए, मूवमेंट करिए। मूवमेंट करने से दर्द होगा, सूजन बढ़ेगा। तो जैसे ही फ्रैक्चर हो तो फर्स्ट कदम यही होना चाहिए कि उस ऑर्गेन को आपको इमोबिलाइज करना है, हिलाना डुलाना नहीं है। ओके, 1 ग्राम कितने mg के बराबर होते हैं, हमसे ये पूछ रहा है। तो 1 ग्राम जो होता है 1000 mg के बराबर होता है। समझ गए? वाइटल साइन का प्रकार कितना है? टोटल 4 प्रकार बेसिकली होता है। एक तापमान, एक पल्स, नाड़ी दर, और एक रिस्पायरेटर होता है, श्वसन दर, और एक होता है ब्लड प्रेशर, BP। समझ रहे हैं ना? ये सब वाइटल साइन याद रखिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे ऐसे आप क्वेश्चन करा रहे हैं, एग्जाम में आएगा, इतना आसान आसान पढ़ा रहे हैं। तो उन लोगों को मैं कह दूं कि भले आपको आसान लगता हो, लेकिन बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको बेसिक चीज़ें भी अभी भी नहीं पता है। तो जब उनको पहले बेसिक ही नहीं पता है और उनको मैं हाई सीधा बताने लगूँ तो उनका और ज़्यादा माइंड से जो है उड़ जाएगा चीज़ें। तो पहले वो ज़रूरी चीज़ें तो सीखे, पहले वर्ड को तो समझे कि कौन क्या होता है और क्या यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो ये जो इस प्रकार के कहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि आएगा नहीं आएगा, तो सबसे पहले वही लोग इस प्रकार के क्वेश्चन में फंसते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जो है कमज़ोर नहीं होता है, बस हमेशा एक ही प्रकार के क्वेश्चन पढ़ते रहना ही कमज़ोरी होता है। हमेशा इसी प्रकार के अगर क्वेश्चन पढ़ते रहेंगे तो कमज़ोरी तो होगा ही आपका। इसलिए जीरो से लेकर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जाना चाहिए ताकि सभी लेवल को पार करते चले। ठीक है, चलिए। डिलेरियम जो कि एक मानसिक रोग है, और डिलेरियम जो होता है आप लोग देख लीजिए, इसे हिंदी में सन्निपात बोलते हैं। डिलेरियम एक एक्यूट कन्फ्यूजन होता है। अगर डिलेरियम किसी को होता है तो अचानक से व्यक्ति में कन्फ्यूजन होने लगता है, चीज़ें भूलने लगता है। ओके, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ज़रूरी जांच कौन सा है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन में सबसे ज़रूरी जांच है वो क्रॉस मैचिंग है। जब तक क्रॉस मैचिंग नहीं होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं करना चाहिए, वरना दूसरे के ब्लड दूसरे ग्रुप का चढ़ जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होता है अग्नाशय पैंक्रियाज से। जो नवजात शिशु होता है, इन्फेंट जो होता है, उसका वजन 2.5 से 3.5 kg का होता है नॉर्मल तौर पर। समझ रहे हैं ना? ऑप्थेल्मिक ड्रॉप देख लीजिए आप लोग यहाँ पे एकदम देखिए। ऑप्थेल्मिक ड्रॉप सावधानी, ड्रॉपर आँख से न छुए। देखिए, जब ऑप्थेल्मिक ड्रॉप का सावधानी क्या होना चाहिए कि जो ड्रॉपर होता है जहाँ से आपके आँख में बूंद गिरता है उस ड्रॉपर आँख से नहीं छूना चाहिए, वरना क्या होगा, अगर आपके आँख अगर आपका इन्फेक्टेड होगा और ड्रॉपर से आप डेली डालेंगे और एक दिन अगर टच कर गया तो उसका इन्फेक्शन उस ड्रॉपर में जाएगा और हमेशा आपके जो है इन्फेक्शन वाला ही जो है बूंद उसमें गिरता रहेगा आँख में। इसलिए कोई भी चीज़ टच नहीं करना चाहिए इन्फेक्टेड एरिया से, ध्यान रखना चाहिए। ऑक्सीजन सेचुरेशन समान होता है 95 से लेकर 100 तक। अगर किसी को ऑक्सीमीटर से हम लोग नापते हैं ऑक्सीजन को तो 95 से लेकर 100% तक रहता है तो नॉर्मल माना जाता है। पेन असेसमेंट टूल में न्यूमेरिक रेटिंग स्केल होता है, न्यूमेरिक रेटिंग स्केल होता है जहाँ पे 0 से 10 अंक दिए जाते हैं दर्द के हिसाब से। समझ रहे हैं ना? आगे है रेक्टल रूट का कंट्रा इंडेक्शन। देख लीजिए, रेक्टल रूट का कंट्रा इंडेक्शन क्या है?
डायरिया या रेक्टल सर्जरी, यानी हम कोई भी चीज़ दवाई या कोई एनीमा वगैरह अगर रेक्टल रूट से सोचते हैं देने के लिए, तो डायरिया और रेक्टल यानी मलाशय के सर्जरी हुआ रहेगा तो वहाँ पे आप नहीं दे सकते हैं। समझ गए। पोस्ट टर्म केयर में क्या ज़रूरी है? पोस्ट टर्म केयर मतलब सर्जरी पोस्ट टर्म, समझ गए ना। तो पोस्ट टर्म का मतलब होता है कि जन्म के बाद या फिर जो है समय पूरने के बाद जो देखभाल होता है बच्चे के जन्म के बाद, तो उसमें शरीर की सफाई ज़रूरी होती है, बच्चे पर लेबलिंग लगाना ज़रूरी होता है, वरना अस्पताल में खोने का डर भी रहता है। समझ गए। सूचना वगैरह पोस्टर में दे, ये सब चीज़ें ज़रूरी होती है। आगे है वैक्सीन शेड्यूल। देख लीजिए, वैक्सीनेशन शेड्यूल स्रोत कहाँ से आता है? तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। वैक्सीनेशन शेड्यूल का जो स्रोत है कहाँ से आता है? तो यूआईपी यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आप लोग कमेंट करके बताइए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग सलाह प्रथम 6 महीने तक दिया जाता है, ठीक है ना। हैंड हाइजीन समय कितना होता है? तो कम से कम 20 सेकेंड, ऐसे 20 से लेकर 30 सेकेंड होता है, ठीक है ना। लेकिन कम से कम 20 सेकेंड हाथ धोना में, हैंड वॉशिंग में होता है। ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी का क्या लक्षण होता है? तो ऑक्सीजन विषाक्तता का लक्षण होता है कि आपका सिर दर्द होने लगेगा, सांस फूलने लगेगा। जैसे ही आपके बॉडी में ऑक्सीजन में टॉक्सिसिटी बढ़ने लगेगा, विषाक्तता बढ़ने लगेगा, तो सिर दर्द, सांसें फूलना, ये सब होने लगता है। पीपीई के फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ओके, आगे मैं बढ़ता हूँ। आगे है ब्लड बैग ट्रांसफ्यूजन से पहले कितना मिनट पहले बाहर रखें? यानी ब्लड बैग ट्रांसफ्यूजन से पहले जो हम लोग ब्लड बैग निकालते हैं ना, तो कितना मिनट पहले हम लोग निकाल सकते हैं? 30 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। 30 मिनट से ज़्यादा हम लोग बैग को बाहर नहीं रख सकते हैं, ब्लड वाला बैग को। नियोनेटल जॉन्डिस पहले दिखता है, ठीक है, आँखों में, एस्क्लेरा में। पहले बच्चा में अगर जॉन्डिस दिखता है ना, तो वह आँख में ही दिखता है, एस्क्लेरा में ही, जो वाइट वाला पार्ट है उसमें पीलापन सा रहता है। ओके। ओरल थरस का कारण क्या होता है? तो मुंह में जो मुंहपाक हो जाता है बच्चे को, गर्मी जो हो जाता है, कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है, ठीक है ना। कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण। एनपीओ का अर्थ है नील पर ओरल, ठीक है ना। नील पर ओरल होता है कुछ भी मुंह से नहीं देना, यही एनपीओ होता है, जो कि सर्जरी से पहले ये चीज़ें किया जाता है। टीपीआर चार्ट उद्देश्य क्या होता है? तो टीपीआर चार्ट का उद्देश्य होता है टेम्परेचर, पल्स, रिस्पायरेशन का रिकॉर्ड रखना, यही इसका उद्देश्य है। हाइपोग्लाइसेमिया का क्या लक्षण है? मान के कोई मरीज को अचानक से जो है उसका ग्लूकोज लेवल कम गया, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, हाइपो का मतलब जहाँ भी आ जाए तो होता है कम। हाइपो मतलब होता है कम, और ग्लाइसेमिया यह ग्लूकोज को बताता है। तो ग्लूकोज के बॉडी में अगर कम होगा, मतलब चीनी कम हो गया बॉडी में, तो बॉडी में एक मात्रा में ग्लूकोज होना ज़रूरी है। ज़्यादा कमने से लक्षण होता है पसीना, चक्कर, कंपकंपी, कमजोरी, ये सब होने लगता है, बेचैनी। समझ रहे हैं ना, ये सब लक्षण होते हैं, ठीक है। अब लक्षण किस लिए इम्पोर्टेंट है? मान के बीमारी के नाम दे दिया कि इसमें कौन सा लक्षण प्रमुख दिखता है, 4 ऑप्शन दे देगा, ए फलाना, बी ए, सी ए, डी ए। अब उसमें से 3 अलग दे देगा, एक दे देगा जो उसका लक्षण रहेगा। तो आप पढ़े रहेंगे तभी ना बता पाएंगे। समझ रहे हैं। एस्टरलाइल फील्ड कंटिमिनेशन क्या होता है? देख लीजिए, एस्टराइल फील्ड कंटामिनेशन क्या होता है? तो अनएस्टेराइल वस्तु से, यानी एस्टरलाइज फील्ड कंटामिनेशन से मतलब होता है कि वैसे वस्तु जिसको एस्टरलाइज नहीं किया गया हो। समझ गए। कंटिमिनेशन का मतलब होता है दूषित। तो जब एस्टरलाइज फील्ड दूषित है तो कहीं ना कहीं वो आपका एस्टरलाइज नहीं हुआ, वही चीज़ें हैं। आईसीयू में नर्स पेशेंट रेशियो कितना होता है? देखिए, आईसीयू एक क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, समझ गए ना। सीसीयू या फिर आईसीयू, इंटेंसिव केयर यूनिट, यहाँ पे एक मरीज पर एक जो है आपको नर्स होता है, ठीक है ना। एक मरीज पर एक नर्स। पेशेंट एनाटोमी का अर्थ, पेशेंट ऑटोनोमी का अर्थ क्या है? तो रोगी को निर्णय लेने का अधिकार होता है। पेशेंट ऑटोनोमी का अर्थ होता है कि रोगी स्वयं से अधिकार ले सकता है, ये उसके पास, अगर उसको मन करे कि मैं ये ट्रीटमेंट नहीं कराऊंगा
तो डिनाई भी कर सकता है, इनकार भी कर सकता है। तो रोगी के पास अपना अधिकार है, समझ गए, निर्णय लेने का। ओके, आगे है प्रश्न यहाँ पे 301वां नंबर का प्रश्न है। प्रश्न है, देखिए अभी तक मैं 80 प्रश्न कर चुका हूँ। 301वां नंबर का प्रश्न है कि ऑटोक्लेविंग का तापमान और दबाव कितना होता है। तो ऑटोक्लेविंग में जो आपको पता होना चाहिए कि जब हम वस्तु के स्टरलाइज करते हैं ना, तो ऑटोक्लेविंग में ही करते हैं। ऑटोक्लेव एक इक्विपमेंट होता है जहाँ पे हम कोई भी सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह जो होता है उसको रख देते हैं उसमें। तो उसमें चूँकि इतना टेम्परेचर होता है, ठीक है, और इतना पास्कल का दबाव लगता है। उच्च दाब और उच्च ताप पर ऑटोक्लेव वस्तु को क्या करता है, स्टरलाइज करता है, ठीक है। क्लाइंट रिस्पॉन्स फोकस सिस्टम मॉडल यानी CRFSM, क्लाइंट रिस्पॉन्स फोकस सिस्टम मॉडल, क्लाइंट रिस्पॉन्स फोकस सिस्टम मॉड्यूल। ये क्या करता है, ये किसने दिया था, जो क्लाइंट का रिस्पॉन्स पर फोकस सिस्टम मॉडल होना चाहिए, बेटी न्यूमन, ठीक है ना, बेटी न्यूमन ने क्लाइंट रिस्पॉन्स फोकस सिस्टम मॉडल दिया। नर्स रोगी संबंध का क्या चरण होता है, याद रखिएगा। तो नर्स रोगी संबंध का चरण होता है, पहला चरण में ओरिएंटेशन होता है, परिचय होता है। दूसरा में आइडेंटिफिकेशन यानी उसका पहचान किया जाता है। और तीसरा में एक्सप्लोरेशन होता है। और चौथा उसका रिजोल्यूशन का होता है, समझ गए ना। और पांचवा टर्मिनेशन का होता है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन, एक्सप्लॉयटेशन एंड रिजोल्यूशन। ओके, ABG आर्टीरियर ब्लड गैस होता है। ये आपके आर्टीरियर में कितना ज़्यादा जो है एसिडिक है आपका ब्लड, या फिर जो है बेस है, क्षार है, ये पता करता है। तो ABG में pH 7.3, PCO2 अगर 46 हो तो यह रिस्पायरेटरी एसिडोसिस बताता है। क्या चीज़ बताता है, रेस्पायरेटरी एसिडोसिस बताता है। pH 7.3 और PCO2 46 यह बताता है रेस्पायरेटरी एसिडोसिस को। यह एक समस्या है, समझ गए। ADH का कार्य क्षेत्र क्या है, तो ADH का कार्य क्षेत्र है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट। ADH समझ गए। ADH का काम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है माय डियर, पोस्ट ओवुलेशन फेज क्या होता है। पोस्ट ओवुलेशन फेज का मतलब होता है कि समय के बाद जो ओवुलेशन होता है उसे हम लोग ल्यूटल फेज बोलते हैं। पोस्ट ओवुलेशन फेज ल्यूटल फेज। ओके, नाखून का सफ़ेद भाग लूनुला कहलाता है। आप लोग देखिएगा नाखून पर सफ़ेद भाग होता है तो उसे लूनुला बोलते हैं। ANS में शामिल सिस्टम कौन सा है, ANS में तो सिम्पैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक। ANS में जो शामिल सिस्टम है उसमें सिम्पैथेटिक और पारासिम्पैथेटिक होता है। 4 से 6 महीने में बच्चा कैसे बैठता है, तो सपोर्टेड के साथ सीटिंग होता है। 6 महीने के बाद जो है बच्चा खुद से बैठने लगता है। तो लगभग 4 महीने के जो बच्चा होता है, 4 से 6 महीने, वो सपोर्ट के साथ में बैठना आपका शुरू करता है। न्यूक्लियर फैमिली क्या है, तो न्यूक्लियर फैमिली जहाँ पे होता है जहाँ पे आपका पति पत्नी और बच्चे होते हैं, छोटा फैमिली होता है। सोशियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो मानव समाज का अध्ययन है, समाज शास्त्र के बारे में अध्ययन करता है। आगे है अनकॉन्शियस रोगी को माउथ केयर कैसे दे। अगर मान गए कोई बेहोश मरीज है, आप उसके मुंहों को देखभाल करना चाहते हैं तो उसको साइड लाइंग पोजीशन यानी करवट की तरह आप उसको सुला दे साइड लाइंग पोजीशन में, तब उसका केयर कर सकते हैं। क्योंकि होता यह है कि जो अनकॉन्शियस मरीज होता है तो उसका मुंह में जो झाग है, जो द्रव है, वो अंदर ना जाए। अंदर जाने से क्या होगा कि जो लार है, जो आपका झाग है, वो हो सकता है वायु मार्ग को दबा देगा, वायु मार्ग को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, अवरुद्ध कर देगा, जिससे श्वसन में दिक्कत होगा। चूँकि मरीज पे बेहोश है तो कहाँ जाके क्या चीज़ अटकेगा कुछ पता है नहीं।
और अगर हम करवट लिटा देंगे तो करवट में उसका जो भी झाग है, जो भी गले में फंसा तरल होगा वह बाहर आ जाएगा, अंदर नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? आगे है माइक्रोबियल ग्रोथ रोकने वाला एजेंट कौन सा है? तो माइक्रोबियल ग्रोथ यानी वृद्धि को रोकने वाला एजेंट डिसइंफेक्ट होता है। पूर्ण तरीके से नष्ट करने वाला कौन होता है? स्टरलाइज होता है। ठीक है। सबक्यूटेनियस इंजेक्शन का कौन कितना होता है? सबक्यूटेनियस का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? सबक्यूटेनियस का। तो सबक्यूटेनियस का आप लोग कमेंट कीजिए कितना होता है एंगल। आगे है पॉइजन का एंटीडोट यानी जहर का एंटीडोट जो होता है वह विष के प्रभाव को रोकने वाला पदार्थ है। मान गए किसी को रिएक्शन हुआ और उस रिएक्शन मतलब क्या, वह एक प्रकार से जहर बन गया, तो उसका एंटीडोट क्या करता है? तो पॉइजन के प्रभाव को, रिएक्शन के प्रभाव को कम करता है, तोड़ता है। ठीक है। ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? यानी TNAI, टी देख लीजिए यहाँ पे TNAI फुल फॉर्म होता है ट्रेनेड नर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ठीक है। इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। ओके। सोशल सिचुएशन में टीचिंग मेथड जो होता है, सोशल सिचुएशन में यानी सामाजिक सादृश्य में जो टीचिंग का मेथड होता है वह सबसे अच्छा रोल प्ले को माना जाता है। यानी काम करके, प्रदर्शन करके दिखाना, जिसमें समाज में लोग इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ज़्यादा सीखते हैं। ठीक है। आईजीएम की भूमिका क्या है? तो प्राथमिक इम्यूनिटी में, प्राइमरी इम्यूनिटी में आईजीएम की भूमिका होती है। सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनील कौन सा होता है? न्यूक्लियस होता है। किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गेन कौन है? केंद्रक होता है। विस्थापित हवा में ऑक्सीजन सांद्रता कितना होता है? तो जो विस्थापित हवा होता है उसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है 60% लगभग होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रमुख कैटायन कौन सा होता है? तो जो ECF होता है, जो ECF है, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो कोशिका के बाहर वाला द्रव होता है, इसमें जो कैटायन होता है वो सोडियम होता है, प्रमुख कैटायन। ठीक है। आगे मैं बढ़ता हूँ। इंटरकोस्टल मसल्स की संख्या 11 युग्म होता है। कितना होता है? इंटरकोस्टल मसल्स की संख्या 11 पेयर में होता है, यानी क्यों कहा जाए तो 22 होता है टोटल। टोटल मसल्स इन ह्यूमन बॉडी 639, 600 से ज़्यादा होता है मसल्स। वर्टेब्रा की कुल संख्या 30 है, जिसे 33 है, जिसे रीढ़ की हड्डी की संख्या भी बोलते हैं। हाइपोथैलेमस क्या क्या नियंत्रण करता है? तो हाइपोथैलेमस खुशी, व्यवहार, भूख, प्यास, इन सब को नियंत्रण आपको हाइपोथैलेमस करता है। समझ गए? भूख, प्यास, लोभ, घृणा, ये सब हाइपोथैलेमस से नियंत्रण होता है। थोरैकिक वर्टेब्रा की संख्या कितना होता है? तो T12 याद रखिएगा, T12, L5 ऐसे याद रखिएगा तो याद हो जाएगा। ये सब जो है वर्टेब्रा है। टोटल वर्टेब्रा 33 होता है, और अगर अलग अलग पार्ट में पूछे तो जैसे T12 होता है, L5 होता है। समझ गए? आगे है सेल परिवर्तन की प्रक्रिया मेटाप्लेसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल परिवर्तन की प्रक्रिया मेटाप्लेसिया कहलाता है। ओके। सेल द्वारा शरीर में छेद बनाना इंसिजन कहलाता है, यानी सर्जरी के द्वारा कहीं भी चीरा लगाना उसे इंसिजन कहते हैं। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जो आपके फ्रैक्चर वगैरह में जो देखते हुएगा उजला उजला जो होता है जिससे प्लास्टर किया जाता है, वह कैल्शियम सल्फेट का बना होता है। सबसे आम मस्तिष्क ट्यूमर कौन सा होता है? तो सबसे आम मस्तिष्क ट्यूमर जो होता है वह ग्लियोमा होता है, याद रखिएगा। हाइटल हर्निया का मुख्य लक्षण क्या है? तो माय डियर, हाइटल हर्निया का सबसे प्रमुख लक्षण जो है सीने में जलन होता है, हार्ट बर्न बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मैं जो भी पढ़ाता हूँ इसको अगर आप 2 बार 3 बार रिपीट करते हैं तो आपको याद हो जाएगा। मैं इसीलिए बोलता हूँ एक बार सुबह जो वीडियो मैं डालता हूँ तब देखें, और एक बार पुनः उस वीडियो को जो है रात में जब भी छुट्टी मिले आपको रिपीट कर लीजिए, डेली के डेली याद हो जाएगा। आगे है हाइटल हर्निया हार्ट बर्न जो है इसका साइन है। कोरियोनिक अस्थमा कॉम्प्लिकेशन, यानी लंबे समय से अस्थमा होने पर क्या जटिलता होता है? तो वह अस्थमा एम्फाइस्मा में बदल जाता है। ओके। आगे है फिजिकल एग्जाम में ऑस्कुलेशन क्या है? तो ऑस्कुलेशन एक सुनने की प्रक्रिया है,
समझ गए, एक सुनने की प्रक्रिया है। आगे है ओरल थरस किस प्रकार का रोग है, तो ओरल थरस जो मुंह में होता है, खासकर बच्चे को मुंह आ जाना, वह फंगल वाला है, ठीक है ना, फंगस वाला इन्फेक्शन है। लॉन्ग बोन फ्रैक्चर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, तो लॉन्ग बोन लंबे हड्डी अगर फ्रैक्चर होता है तो उसका जटिलता होता है फैट एम्बोलिज्म, यानी वहाँ पे फैट का जमाव होने लगता है, ठीक है। ईसीजी में क्यूआरएस अभाव में क्या संकेत देता है, अगर ईसीजी में क्यूआरएस का अभाव हो तो वह इंडिकेट करता है वेंट्रिकुलर फाइब्रिलेशन का। अगर क्यूआरएस का अभाव हो तो वह वेंट्रिकुलेशन फाइब्रिलेशन का जो है आपको संकेत करता है, ठीक है ना। जो आपका वेंट्रिकुलर है, जो आपका लगा हुआ है हार्ट में वेंट्रिकुलर वेंट्रिकल, उसमें समस्या होता है, ठीक है। शार्प ब्रीथिंग पेन इंडिकेट ऑफ, यानी नुकीला चुभने जैसे आपको सीने में दर्द होता है, श्वसन करते हैं, जब आप श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं और एकदम चुभता है श्वसन करने पर, तो वह प्लूरिसी का जो है लक्षण होता है। किसका, प्लूरिसी का लक्षण होता है, समझ गए। लीवर अब्सेस का आम स्थान कौन सा है, तो लीवर में घाव होने का सबसे आम जगह राइट लॉब होता है, ठीक है ना, कौन सा, राइट लॉब होता है, ठीक है। कितने लोब होते हैं लीवर में, कमेंट करके बताइए आप लोग। डेंगू का अन्य नाम क्या है, तो ब्रेक बोन फीवर कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, तो यह हड्डी को तोड़ने लगता है। एड्स में निमोनिया का कारण क्या है, तो एड्स में निमोनिया का कारण होता है नीमोसाइटाइटिस, ठीक है ना, नीमोसाइटाइटिस, ठीक है, याद रखिएगा। मेंजाइटिस जो कि 2 से 20 वर्ष का होता है, उसको क्या कारण होता है, तो मेंजाइटिस का 2 से 20 वर्ष में कारण होता है, वो होता है नाइसेरियाई मेंजाइटाइटिस, ठीक है, याद रखिएगा। 2 से 20 वर्ष के एज में अगर मेंजाइटिस होता है तो उसका कारण नाइसेरिया मेनिंजाइडाइटिस होता है, ओके। आगे है, और आज की इस वीडियो को लास्ट है, भारत में अंधापन का प्रमुख कारण क्या है, तो ज़्यादातर भारत में अंधापन कैटरैक्ट मोतियाबिंद के कारण ही हो रहा है। तो आज हमने टोटल माय डियर आपको यहाँ पे मैं बता दूँ तो कुल मिला के मैंने आपको आज यहाँ पे 120 प्रश्न मैंने आपको कराया, इससे ज़्यादा कराया, बाकी फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ 120 में 100 प्रश्न तो नया ज़रूर सीखे होंगे, भले ही 20 प्रश्न पहले वाला ही जो है आपका रिपीटेड हो, लेकिन 100 प्रश्न तो आप ज़रूर यहाँ पे फिर से नया आज सीखे होंगे। अगर लास्ट तक आप देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप वहाँ पे जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।